प्रेमचंद जी के विषय में जो है बताया जा रहा हूँ, उसको ध्यान से जो है सुनिए आप लोग। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार में प्रेमचंद जी का नाम जो है अग्रणी पंक्तियों में आता है। इनका जन्म 31 जुलाई सन 1880, 31 जुलाई इनका जो है जन्म जो है 31 जुलाई 1880 ईस्वी को जो है हुई। इनका जन्म जो है वाराणसी के सन्निकट जो है लमही नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, वहां जो है इनका जन्म जो है हुआ था। हालांकि हम आप लोगों को प्रारंभ से ही बताते आ रहे हैं कि लगभग इन सभी की प्रारंभिक शिक्षा जो है अपने गांव में ही दी है। पूर्व के जितने भी कवि या कहानीकार हुए हैं उन या नाटककार हुए हैं, उन सभी का जन्म जो है लगभग जहां जन्म हुआ है वहीं से उनकी शिक्षा भी जो है प्रारंभ हुई है। तो बात तो दुखद है कि इनके पिताजी का देहांत जो है बाल्यकाल में ही हो चुका था। ये अभी जन्म लिए थे, बचपन में ही इनके पिताजी की छाया इनके मस्तक से उठ चुकी थी और यही कारण था कि पिता के देहांत होने के पश्चात घर की सभी जिम्मेवारी इनके कंधों पर जो है आन पड़ी। परंतु बेचारे 10वीं पास करने के पश्चात प्राइमरी टीचर के रूप में इन्होंने अपना जीवन यापन जो है शुरू किया। उसके बाद नौकरी के साथ साथ उन्होंने स्नातक की उपाधि यानी बीए बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसको आप लोग जानते हैं, स्नातक की पढ़ाई जो है इन्होंने प्रारंभ जो है किया। उसके बाद शिक्षा विभाग में इनको जो है सब इंस्पेक्टर के पद पर यानी प्रेमचंद जी को सब इंस्पेक्टर के पद पर जो है नियुक्त किया गया। और उसके बाद आप जाने कि धीरे धीरे इनका सुखद दिन आना जो है शुरू होता है। इनका बचपन का नाम जो है, बचपन का प्रेमचंद जो है का बचपन का नाम धनपत राय। इनका जो है धनपत राय का नाम था। बचपन में ये लोग धनपत राय कहते थे। आरंभ में ये जो है यानी शुरू में जो है नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। क्योंकि आप जान लें कि प्रेमचंद जी बहुभाषाविद थे। इन्हें हिंदी भी, इन्हें संस्कृत भी, इन्हें उर्दू भी, इन्हें फारसी भी, सब कुछ आता था, अंग्रेजी भी। इसलिए तो बाद में जो है नवाब राय के नाम से उर्दू में जो है लिखते थे, बाद में फिर प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। पहले नवाब राय के नाम से, फिर बाद में जो है उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। हंस नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया और
इस तरह से अनेकानेक कृतियों का जो है इन्होंने जो है रचनाएं की। यानी प्रेमचंद जी ने लगभग 350 कहानी, अरे बाप रे, 350 कहानियां इन्होंने जो है लिख डाली। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इन्होंने उपन्यास की रचना किया। कहानियां जो है, इनका जो कहानी लिखे हैं उसको मानसरोवर के नाम से 8 भागों में विभक्त किया गया है। उसमें 8 भाग बनाए गए हैं। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय, वैसे 8 भाग जो है उसका आपको मिलता है। आगे जब जाएंगे आप पढ़ने के लिए तो उच्च वर्गों में आपको इनके विषय में पढ़ने को जो है मिलेगा। तो इनकी रचनाओं में जैसे सेवा सदन, गोदान, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, रंगभूमि, प्रेमाश्रम और ये सभी प्रसिद्ध हैं। इनमें जो है इनको करबला और एक प्रेम की बेदी नामक जो 2 नाटक लिखे, वो नाटक बड़ी प्रचलित है। लोग इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। कुछ विचार और विविध प्रसंग नामक संकलन भी इन्होंने संकलित किया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि प्रेमचंद जी कम पढ़े लिखे, बहुत दुविधामय जिंदगी व्यतीत करने वाले, पिता के सानिध्य का सुख नहीं मिलने पर भी अपने ज्ञान के प्रभाव से जो आज हमारे सामने सिरमौर बने हुए हैं, वे बड़े आदरणीय हैं। इसलिए जो है इनके विषय में, चूंकि इसको अलग अलग करके आता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया जीवन परिचय, फिर उसके बाद आता है प्रेम, उनकी रचनाएं। अभी जैसा मैंने बताया 350 रचनाएं हैं। तो रचनाएं जो हैं, प्रमुख रचना क्या क्या, जैसे मैंने कहा गोदान है, उसके बाद करबला, उसके बाद रंगभूमि, निर्मला, ये सभी जो मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज जो है लगभग 350 कहानियां इन्होंने रचनाएं की हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को उनका जो है देहांत हो गया। सदा के लिए दुनिया को छोड़कर अलविदा हो गए। तो इस तरह से अब इनकी विशेषता क्या है, साहित्यिक विशेषता क्या है इनकी रचनाओं की? देखिए, प्रेमचंद ने अपने समस्त जो कथा साहित्य का जो उन्होंने रचनाएं की हैं, उसमें सर्वसाधारण जनजीवन का, देहाती जनजीवन का चित्रण किया गया है। और ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष के ग्रामों के विषय में इनको अनुभव था, इनको ज्ञान थे। इसलिए जो है इनके साहित्य का प्रमुख विषय जो है लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर जागृत करना और समाज का सुधार करना, ये 2 चीजें जो है ये बनाना चाहते थे। पहले तो आपका प्रेम देश के प्रति हो और दूसरा आप में भक्ति की शक्ति हो। और इस तरह से इनको जो है आदर्शवादी, यथार्थवादी लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि ये भूमिगत ज्ञान से पूर्ण रूपेण अवगत थे। यही कारण है कि इन्होंने अपनी जो रचनाएं की, उस रचनाओं में सभी वर्गों को समान रूप से अधिकार प्रदान किया। अब सभी वर्ग क्या है? जैसे श्रमिक वर्ग है, मध्यम वर्ग है और उच्च वर्ग है। आप इसे 3 श्रेणी में ही विभक्त कर सकते हैं। यानी श्रमिक वर्ग जिसे निम्न श्रेणी कर सकते हैं, मध्यम वर्ग जिसे कृषक आदि कर सकते हैं, उच्च वर्ग जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं। तो इनको जो है इस सभी का संकलन बड़ी ढंग से किए हैं। अब इनकी हम भाषा शैली पर विचार करें कि इनकी जो है भाषा शैली जो है क्या।
कैसी भाषा सही। देखिए, हर लेखक की, हर कविताकार की अपनी अपनी एक खास उसकी जो है कहेंगे हम प्राकृतिक गुण होते हैं, जिसे नेचुरल जो है क्वालिटी हम कह सकते हैं, यानी उनको प्राकृतिक गुण है। और उस गुण में हर लोग कुछ न कुछ, जैसा कि आप जानते हैं, एक दूसरे व्यक्ति का कितना हो हूबहू मेल हो, फिर भी कुछ न कुछ उसके प्राकृतिक बनावट में, उसके वाणी, उसकी भाषा, उसकी सोच, उसकी शैली थोड़ी सी जरूर उसको उससे भिन्न जो है कर देती है। प्रेमचंद जी की जो भाषा है बड़ी सरल है और मुहावरेदार है। मुहावरादार का मतलब क्या है, यानी ऑटोमेटिक हम किसी चीज को कहने के बाद ऑटोमेटिक हमारे मन में एक मनगढ़ंत कोई बात निकल जाती है, जिसे हम मुहावरा शब्द हालांकि उर्दू के मुहाविरा शब्द से निकला है। मुहावरा जो शब्द है वो जो है उर्दू के मुहाविरा शब्द से निकला है। तो उन्होंने सामान्य लोक भाषा को साहित्य भाषा के रूप में अपनाने का काम किया है, यानी क्षेत्रीय भाषा को जो है विस्तृत भाषा में जोड़ने का काम इन्होंने किया है। इनका जो शब्द चयन जो है या इनका वातावरण और मनोदशा जो है उसके अनुसार कहाँ किस तरह से हमको उसका वर्णन करना है, उसके अनुसार एक खुद जो है उसको कर देते थे। और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का इन्होंने जो प्रयास किया है, यह जो है, तो अभी मैंने बताया था कि वो अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, ये सभी के बहुत बड़े विद्वान थे। तो इस तरह से प्रेमचंद जी हमारे बड़े आदरणीय हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रचलित भी है यह कहानी, जो आपको पढ़ना है उसमें जो है 2 बैलों की कथा है। इनका जो पाठ है वो है 2 बैलों की कथा। पाठ 1 जो है 2 बैलों की कथा। ये ग्रामीण परक जो है कहानी है, ग्रामीण परक जो है कथा है। इसमें जो है भावात्मक कथा के माध्यम से लेखक प्रेमचंद जी ने किसान और पशुओं की जो भावात्मक संबंध है, जो आत्मिक लगाव है, उसी को जो है स्थापित करने का काम किया है। जब आप पशु यदि रखे होंगे, यदि आप कृषक हैं, यदि आप श्रमिक हैं, दुग्ध पालक हैं, दोग्धा हैं, तो आपको जो है ये मालूम होगा कि उस जो पशु स्वामी है अपने पशुओं की मूक भाषा को भी मानो समझने लगता है। कब उसे पानी चाहिए, कब उसे भोजन चाहिए, उसे कब क्या चाहिए, उसके केवल हाव भाव से जो है समझ जाता है। और जो रखता है वो समझता है कि हमारे लिए मवेशी कितना सर्वश्रेष्ठ है। तो इस सब चीज का जो है उन्होंने, लेखक ने यहाँ यह बताया है कि फ्रीडम सबको प्रिय है, स्वतंत्रता सबको प्रिय है, सभी स्वतंत्र रहना चाहते हैं, चाहे वो मानव हो अथवा पशु हो अथवा पंछी हो अथवा मानवित कोई भी जीव या प्राणी हो, सभी जो है स्वतंत्रता जो है सबको प्रिय है। और जब स्वतंत्रता सहज रूप से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए अनेकों बार हमें संघर्ष करना पड़ता है। जैसे भारत देश की आप स्वतंत्रता को देख लें, गुलामी की जंजीर में जकड़ी हुई भारत माता की आह की कराह को जब हमारे उनके वंशज, उनके पुत्र इस चीख को सुना तो उन्होंने अपने मौत को गले लगा लिया और शहीद होकर भी भारत माता की जो स्वतंत्रता के लिए अनवरत लड़ाई जारी रखी। बहुत शहीद हो गए, बहुत जो है शहीद नहीं हुए, लेकिन अंग्रेजों के दांत तो खट्टा कर दिए ना। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है
स्वतंत्रता प्राप्ति में कितना बड़ा संघर्ष हुआ, कितना बड़ा खून बहा, इसके लिए कहना नहीं, इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है। इसलिए स्वतंत्रता कभी कभी जब आसानी से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए हमें बड़े कठिनाई के साथ मेहनत और परिश्रम करके, संघर्ष करके, जोखिम करके, हो सकता है कि उसके लिए शस्त्र अस्त्र का भी प्रयोग करके, लेकिन हम उसको ग्रहण जरूर करना चाहते हैं। और जो चीज जितना ही कड़ा मेहनत के बाद प्राप्त होता है, उसका फल, उसका परिणाम बड़ा ही मीठा महसूस होता है। हमारे भारत देश भी जो है आजादी में कई शताब्दी इसके लग गए, तब जाकर जो है, और हमारे जो बंग पूर्वज हैं वो बराबर जो है वो संघर्ष पर संघर्ष जारी रखते गए। तत्पश्चात 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है पूर्ण रूपेण जो है स्वतंत्र हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी की यह कहानी जो है पंचतंत्र और हितोपदेश जो विष्णु शर्मा के द्वारा विरचित है। विष्णु शर्मा ने जो पंचतंत्र की जो है रचना किया है, हितोपदेश की, उसको कथा परंपरा के उपयोग और विकास में सहायक बनी है। यानी एक ज्ञान पंचतंत्र में जो है 5 तत्व को मिला करके उस बुक का निर्माण किया गया है। पंचानाम तंत्राणाम समाहार, तब जो है उसको हम पंचतंत्र, इति पंचतंत्र, यानी 5 चीजों का जहां मेल हो, उसमें काकोकुलियम, मित्रलाभ, मित्र प्राप्ति, निर्वेद इत्यादि 5 जो तत्व हैं उसको मिला करके और उस बुक का जो है निर्माण किया गया है। तो आइए हम अब 2 बैलों की कथा को समझें कि 2 बैलों की जो है कथा क्या है, इसमें हमारे प्रेमचंद जी की भावनाएं क्या हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसके विषय में हम लोगों को जानना चाहिए कि जो कथा है, जैसा कि आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि जानवरों में सबसे अधिक अबुद्ध, अज्ञानी, बुद्धिहीन जो है किसको समझा जाता है? जानवर में सबसे अधिक जो है बुद्धिहीन, अबुद्ध किसको समझा जाता है? गधा। जब बहुत ज्यादा हम क्रोध करते हैं किसी के ऊपर, तो पहला क्रोध में बोलते हैं अरे गधा कहीं, यानी गधा कहना ये लगता है कि सबसे बड़ा बुद्धिहीनता का प्रतीक है। परंतु और हम ये समझ लें कि अब 2ym दर्जा का यदि आपको क्रोधित होकर हमें कुछ बात कहना है, तो दूसरे दर्जा में हम बैल कहते हैं, अरे बैल कहेगा। तो अब समझिए, परंतु ध्यान दें, मैं बताऊं कि पता नहीं क्यों आदमी जो है पहले दर्जा का यदि बेवकूफ हमें कहना है तो हम उसमें कौन सा शब्द लगाते हैं? गधा लगा देते हैं। 2ym दर्जा का अगर बेवकूफ बनाना है तो क्या करते हैं? बैल कर देते हैं। उसके बाद ही और बातें जो है आती है। अब गधा क्या सचमुच में बेवकूफ है, या उसके सीधेपन का, उसके सहिष्णु होने का क्या हम नाजायज फायदा नहीं उठा लेते हैं? क्या आपने कभी सुना है कि गधा अपने मालिक को कभी मार दिया, कभी उसे क्षतिग्रस्त कर दिया? ऐसा नहीं सुना होगा। बैल को आप सुने होंगे कि हल में से आया, खिसियाकर सिंग लगाकर अपने मालिक को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया, लेकिन गधा को आप कभी नहीं सुने होंगे। परंतु ध्यान दें, अरे मेरे ख्याल से, यानी प्रेमचंद जी के ख्याल से और मेरे विचार से, तो गधा को ऋषि और मुनि की श्रेणी में रखना चाहिए। आप उसके ऊपर जितना भी बोझ लाद देते हैं, बेचारा वो विवश होकर धीरे धीरे चलता है, उसके ऊपर से आप 2-4 जो है कोड़ा जमाते हैं, फिर भी पेट को अपने थोड़ा सा झुका लेता है, लेकिन उसके अंदर कोई विद्रोह की भावना अपने मालिक के प्रति जागृत नहीं होती है। इतना सीधा दिन भर आप उससे काम लेते हैं,
सायंकाल में उसके जो नाद हैं, उस जो चरनी है उसमें यदि खली भूसा नहीं भी डालते हैं तो क्रोधित नहीं होता अपने मालिक पर। ऐसे महान, इतने महान संयमी, इतने शांत रहने वाले अक्रोधी जीव को तो निश्चित तौर पर संत और ऋषि की श्रेणी में रखना चाहिए। परंतु न जाने क्यों हमारे इतिहासकार इसे जो है अपने प्रथम बेवकूफ के दर्जे में समाहित कर दिए हैं। खैर ठीक है, हम देखें गाय कुत्ता, अरे जो गाय जो है बच्चा देती है, वो बच्चा देने वाली गाय तो तत्काल लगता है कि सिंहनी का रूप लेती है। यदि उसके बच्चा को कोई स्पर्श करे तो लगता है कि मार कर एकदम उसको घायल कर देगी। उस समय सिंहनी का रूप उसके पास हो जाता है। चाहे कुत्ता हो, कुतिया को यदि आप तुरंत जो है बच्चा दिया उसको छुए, तुरंत लगता है अरे इसको क्या हो गया, पूरा क्रोधावेश में जो है हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग समझें, आप उसके अंदर बिल्कुल संतोष की भावना होती है, असंतोष की भावना गधे में होती ही नहीं। इसलिए ऋषि मुनियों में लगभग जितने गुण प्राप्त होते हैं वो सभी गुण यदि किसी जानवर में प्राप्त होते हैं तो उस जानवर का नाम है गधा। गधा जो है उसमें ये सारे जो है गुण मिलते हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, उसका नाम है बैल। उसका नाम जो है बैल है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ से जो है बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ अर्थात बैल। बछिया का अंकल कौन है? बछिया का अंकल कौन है भाई? तो अरे बाछी देखें आप लोग ना, वो गो का जो बछड़ा या बछड़ी होती है उसे वो करते हैं, तो उसका ताऊ या उसका चाचा कौन है? बैल है। तो बैल का जो है प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी आड़ियल बैल भी देखने को मिलते हैं जो आप मारते मारते थक जाएंगे, बैठ जाएगा लेकिन काम जो है नहीं करेगा और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान जो है गधे से जो है नीचा माना गया है। तो अब अभी तो मैंने एक भूमिका, एक प्रारूप आपको बताया, आप समझ गए कि गधा जो है ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखने के लायक है, परंतु हम तो अनावश्यक रूप से उसे जो है प्रथम दर्जे का बेवकूफ में रख देते हैं और द्वितीय दर्जे में जो है बैल। तो देखिए कहानी प्रारंभ होती है, झूरी काछी एक किसान था। झूरी काछी एक किसान था और पूर्व के जमाने में आज के आधुनिक युग के तरह जो है ट्रैक्टर या आधुनिक संसाधन जब नहीं थे तो उस समय बैलों से ही हल जोतने का कार्य जो है किया जाता था। उसमें हल था। अब आप लोगों को तो अब नहीं बुझाएगा, आधुनिक लड़के तो उसको समझ नहीं पाएंगे। उसमें चमड़ी होती थी, उसमें हरिस होता था, उसमें कटा हुआ जो है आगे कोढ़ा टाइप का होता था, उसमें जूता होता था, उसमें जो है जुआट होता था जो बैलों के कंधे पर होता था, उसके बाद एक हलवाहा जो है उसको जोतने वाला होता था। अब ऐसा तो बताने में भी लगता है कि मुश्किल हो रहा है। अब लग रहा है कि प्रदर्शनी में ये सब चीज रखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, देखो एक फाल है, उसका एक कांटी है, ठोकने वाला, ऐसे करके हम लोग बनाकर उससे जोतते थे। हमारे पूर्वज जोतते थे, हम नहीं जोते हैं, लेकिन मान लीजिए कि देखे जरूर हैं। तो अब हम तो देखें, आप लोग तो नहीं देखे हैं। तो आप लोगों को बताने के लिए लग रहा है कि प्रदर्शनी में सब चीज रख करके बताना पड़ेगा कि ये है ये है, और तब जो है दो बैलों से जो है जोता जाता था। तो उसमें जो है जो हल जोतने वाला भी प्रवीण होना चाहिए, नहीं तो आप बैलों को फाल मार देंगे तो बैल बेचारा लंगड़ हो जाएगा, फिर खेत कौन जोतेगा। इसलिए बड़ा सतर्कता के साथ और बिल्कुल शांत होकर के आपको बैलों से ही खेत उस समय जोता जाता था। तो दो बैल थे झूरी काछी के, एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम मोती था। हालांकि
यथा नाम तथा गुणः, लगता है कि हीरा और मोती यानी झूरी काछी, झूरी काछी के जो है वो झूरी काछी जो है, जैसा कि आप जाने झूरी काछी, झूरी काछी एक कृषक है। क्या है वो? कृषक है। और इनके पास जो है दो बैल हैं, दो बैल। वो कौन कौन दिया बैल है? अब देखिए आप, दो बैलों की कथा इसी पर आधार पर जो है दिया गया है। एक जो है हीरा है और दूसरा जो है मोती है। झूरी काछी के जो है जो किसान हैं उनके पास दो बैल हैं, एक हीरा है एक मोती है। जैसा कि आप जानते हैं, ये जैसा नाम मैंने कहा कि यथा नाम तथा गुण, नाम जैसा है वैसे ही वो बैल भी हैं। वो दोनों एक समान, एक थोड़ा सांवला है एक थोड़ा गोरा है, लेकिन एक समान का सींग, एक समान का पूंछ, एक समान का डील, एक समान का उनकी आकृति। ऐसा लगता है कि वो हीरा और मोती नहीं, लगता है कि राम और लक्ष्मण की जोड़ी है। भगवान राम और लक्ष्मण को आप लोग जानते होंगे ना, कि नहीं जानते हैं? भगवान राम सांवले थे और लक्ष्मण क्या थे? गोरे थे। उसी तरह से इनके दो बैल थे और दोनों बैल पछाई जाति के थे। अब आप समझिए कि पछाई जाति क्या है। पछाई माने होता है पछुआ जाति का, पश्चिमी जाति का। तो पश्चिमी जाति के बैल जो होते हैं बड़े तेज होते हैं, उसको हम लोग देहाती भाषा में पनिगर कहते हैं। तुरंत उसको टिटकारी मारने पर दौड़ने लगता है। तो वो बैल जो है बड़े ही तेज, यानी बैल तेज होते हैं। और बैलों जो तेज बैल होते हैं तो तेज बैलों को जोतने वाले पर उसका जो है असर ज्यादा खराब नहीं पड़ता। और गरियार बैल मिल जाएगा तो बेचारा जोतने वाला दिन भर में हाँफ कर गिर जाएगा, क्योंकि उसको इतना मेहनत करा देगा वो गरिया कि मारते मारते बेचारा थक जाएगा। वो क्या जोतेगा और धीरे धीरे चाल में चलते रहेगा। लेकिन पछाई जाति का बैल जो है वो बिल्कुल निश्चित तौर पर चल जाता है। जब एक बार एक कृषक जो है बैल लेने जा रहा था तो उसकी पत्नी भी, यानी वो किसान की बेटी थी, इसलिए उसको अनुभव था। तो उसने बोला कि कैसा बैल लेना चाहिए जानते हो? कह रहा है, वो बता रही है कि जब तू देखी हो, देहाती कहावत है आप जान, जब तू देखी हो बैला मैना तो नदी ए पार से फेंक दिया बैला, यानी बयाना दे देना। वही बैल, चूंकि मैन बैल को बढ़िया माना जाता है इसलिए उसको। और दूसरा क्या समझा रही है अपने पति को? जब तू देखिया सच्चा धावर तो दू चार लगो आवर, यानी सच्चा धावर बैल यदि कुछ महंगा भी मिले तो उसको भागिएगा मत और जरूर लेकर आइएगा। सच्चा धावर मन होता है बिल्कुल उजला, है ना, उजला क्वालिटी का। अगर पछुआ जाति का मिले तो उसको आप ले लीजिएगा। लेकिन फिर साथ साथ चेतावनी भी दे रही है कि करिया काबर पय हरिया, बल्कि माथ मुड़ा के तीरथ करिया। यानी बता रही है कि यदि काला मिले, काबर मिले या चितकाबर मिले या कैर मिले तो बल्कि वैसा बैल लेकर मत आइएगा, बल्कि आप माथ को मुड़वाकर उस पैसा से तीर्थ व्रत करके तब घरे आइएगा। हम लोग कथा बता सुनकर मस्त हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, लेकिन बैल लेकर मत आइएगा। तो देखिए उस समय बैलों का जमाना जब था तो बैलों के पहचान करने वाले लोग भी थे। अरे पुरुष को तो पुरुष छोड़िए, अब एक मैंने एक औरत की बात बताई ना कि औरत कितनी अच्छी होती थी। वो जानती थी कि किस तरह का जो है बैल हल में बढ़िया होता है जोतने के लिए। तो इस तरह से, और हीरा और मोती जो थे देखने में इतने सुंदर, इतने जो है काम में चौकस, डील में ऊंचे, डील माने ऊंचा, डील आगे मैंने कहा, डील माने डिल्ला होता है, जो आगे नहीं होता है उसके आगे वाला जो पैर है उसके ऊपर ही भाग पर एक डिल्ला होता है, देखे होंगे आप लोग, लटका होता है, ऐसे से चलता है तो उसी को डील कहते हैं। टीला टाइप का होता है उसका, यानी कलेजा के ऊपर का भाग जो होता है। बैल गाय तो देखे होंगे आप लोग, ये तो सबके घर में है, उसी को ऊपर देखो डील कहते हैं, आप समझ लेंगे। तो बहुत दिनों साथ रहते रहते
दोनों में इतना अतिशय लगाव हो गया था, भाईचारा हो गया था कि दोनों अब एक दूसरे से जो है अलग रहना पसंद नहीं करते थे। वो एक साथ मुंह जो है नाद में डालते थे, एक साथ मुंह हटाते थे, एक साथ पानी पीना, एक साथ, यानी लगता था कि केवल बैल दो हैं, उनकी आत्मा एक है, ऐसा प्रतीत होता है। मानो मूक भाषा में एक दूसरे की मन की बात वो जो है समझ जाते हैं। हम नहीं कर सकते, अवश्य कोई ऐसी उनके पास गुप्त शक्ति है। हो सकता है कि पूर्व के जमाने में वे कुछ तपस्या किए हैं, जिस तपस्या के फलस्वरूप इनको इस तरह का जो है, भले ही मनुष्य से वो वंचित रह गए हों, क्योंकि मनुष्य का योनि जो है वो बड़ा मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। हालांकि वो सारे गुण उनके में हैं, परंतु हो सकता है कुछ चूक हो गई हो, जिसके कारण उन्हें बैल बनकर और भरना पड़ा। तो ठीक है, आज इतना ही, समय नहीं है, फिर दूसरे दिन जो है हम दूसरी बातें जो है आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कहानी का प्रारंभ हो चुका है, आप समझ गए हैं। इसके बाद अगली कड़ी क्या होगी उसके बाद धन्यवाद।